Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL चेतन भारत लर्निंग. So कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? तैयारी कैसे चल रही है? मेनली प्रैक्टिस आप लोगों की कैसे चल रही है? सब सही है? दबा के करिए प्रैक्टिस अपनी. प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू क्रैक एग्जाम. कॉन्सेप्ट तो सबको आता ही है, नहीं आता है तो और मेहनत करो, आ जाएगा. चलिए सर, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में. थोड़ा सा लेवल हल्का सा इंक्रीज करेंगे और थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग जो मेन हमारे पास लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे भी आते हैं, बट वी आर जस्ट वेरिंग द लेवल्स. चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. ये ठीक ही है, कुछ खास इतना डिफिकल्ट नहीं है. देखिए जरा क्या कहता है, आप इधर पढ़िए, मैं अपने प्रिंट आउट पे मैं पढ़ता हूं. फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स टिल 2003 the price of computers increased every year by 10%. 2000 साल से जो ईयर है, 2000 साल है, वहां से स्टार्टिंग हो रही है और 2003 तक कंप्यूटर्स की जो प्राइसेस हैं वो हर साल 10% उनमें वृद्धि होती जा रही है. दैट इज इंक्रीमेंट होता जा रहा है. After that, due to government subsidy, the price of computers decreases every year by 10%. 2003 के बाद से फिर क्या हो गया, 10% का डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया. द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इन 2006 विल बी अप्रोक्सीमेटली. तो ये बात, एक तो ये पॉइंट है कि कहां तक ये ऐसा हुआ है. 2000 से शुरुआत हुई, 2003 तक 10% बढ़ते चले गए और 2004 से 2006 तक 3 साल आपका 10% घटता चला गया. तो सवाल ये पूछा गया, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इन 2006 विल बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस देन द प्राइस इन 2000 इफ द सेम पैटर्न ऑफ प्राइस इज कंटिन्यूड. अगर यही पैटर्न जो है आपका कंटिन्यू रहता है तो पहले निकाल दो परसेंटेज आपकी. हो जा भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं. कहां से स्टार्ट हो रही है सर? आपका 2000 से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये आपका 2000, फिर लेके चलेंगे अपना 2001 के पास, 2002, 2003, 2000 से ना, हाँ ठीक है. फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, डन. उसके बाद 2004, 2005 और फिर आपका है 2006. ठीक है, स्टार्टिंग से 2000 से स्टार्ट हो जाता है और आपका 10% हर साल जो है इंक्रीज होता हुआ चला जाता है. तो मुझे वैल्यू पता ही नहीं है कितनी है, तो मैं कितने लेके चलता हूं, मैं स्टार्ट कर लेता हूं उसे आपका 100 से. तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई सर? 100 हो गई. अब इसके बाद से लेकर 2003 तक, यहां तक आपके पास इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट है हर बार. तो 100 का 10% 10 हो गया, तो 10 इंक्रीज कर दो, क्योंकि 100 में 10 इंक्रीज हुआ 110 हो गया. 100 का 10% इज 10 और 10 इंक्रीज हुआ है तो सर कितना हो गया? 110. उसके फिर से 10% आपका ये कितना हो जाएगा? 121. उसके फिर से इसका 10%, देखो 100 का 10% 10 इसमें प्लस कर, 10 100 में प्लस कर दे, 110 आ गया. 110 का फिर से 10% कितना हो गया? 11. तो 110 में 11 प्लस कर दिया, 121 आ गया. गेटिंग इट? 121 का 10% कितना आ जाएगा? 12.1. तो 121 तो पहले से ही है, इसका 10% आपका हो जाएगा 12.1. कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 133.1. ये आ गई 133.1. कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक थी कहानी सिर्फ आपकी इंक्रीमेंट वाली, इंक्रीज होता चला गया. उसके बाद इसने बोल दिया कि सर यहां से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. डिक्रीज कितना? 10%. तो इसका 10% कितना हो जाएगा? ये आपका 133.1. इसका 10% आपको निकालना है और निकाल के फिर इसमें से माइनस कर देना है. इसी तरीके से ये सेम कहानी चलेगी 2006 तक. यही सेम कहानी चलती रहेगी आपकी. गेटिंग इट? करो सर, कितनी वैल्यू आएगी आपकी? ये हो जाएगा हो जा भाई क्लिक. इसका आएगा आपका 119.79. ये 1 है, दिस इज अगेन 119.79. इसका फिर से निकाल दो 10% और उसमें फिर से अपना -10% कर दो और टोटल वैल्यू भी यहाँ पे निकाल देना. वैसे टोटल जरूरत पड़ेगी नहीं, निकाल देना पहले ही. जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए पहले ही वैल्यू निकाल के रख लो, अगर जरूरत पड़े तो मैं निकाल दूंगा. एडिशन इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? करो फिर. अब इसका कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 107. तो ये वैल्यू आएगी आपकी
107.811 इसके आसपास आएगी लगभग। और दोबारा से फिर से इसका करेंगे, इसका फिर से 10% निकाल दो और माइनस कर दो 107.811 इसके लिए निकालो 0299 माइनस में 2397 ये वैल्यू, ये रफा इधर, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आ गई 97.0299 97.0299 राउंड ऑफ में मेरी वैल्यूज निकाली है ये। आप हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना। चलो सर, अब क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इन 2006, कहां पर है सर, ये रहा आपका 2006, ये वाली वैल्यू है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली how much percent less than the price in 2000 if the same pattern of the price is continued। तो सर स्टार्टिंग हुई थी आपके पास 2000 से, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है और किसकी कहानी के बारे में बात चल रही है, 2006 के बारे में। तो कितनी वैल्यू है सर 100, जो चेंज की बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 2006 के रिस्पेक्ट में, तो आपका 97.0299 विद द बेस वैल्यू दैट इज 100 और परसेंटेज की बात चल रही है मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर दो, ये आपकी वैल्यू लगभग 3 के आसपास आ जाएगी। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3, दिस इज द आंसर। समझ गए सर, पॉइंट क्लियर है। कुछ डिफिकल्टी इसके अंदर थी ही नहीं, बस हमारे पास 2000 से लेकर 2003 तक इंक्रीज्ड वैल्यूज थी, उसके बाद 2004, 5, 6 में डिक्रीज्ड वैल्यूज थी, हमने इंक्रीज पे निकाल दिया, डिक्रीज पे निकाल दिया, और उसके बाद जो उसने पूछा कि कितना परसेंट लेस होगा इन 2000 इफ द सेम पैटर्न इज कंटिन्यूड, तो 2000 में सर आपका 100 था, 2006 में आपका, क्योंकि रिस्पेक्टिव बात किसकी है 2006 के लिए, तो द गिवन वैल्यू अपॉन द जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। दिस वाज प्रीटी इजी। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। डायरेक्शंस फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, कहानी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। पुजारी जी, द चीफ ऑफ अ टेम्पल्स ट्रस्ट हैज ए ब्यूटीफुल डॉटर निर्जला एंड अ सन इन लॉ राधे। एक बेटी है जिनका नाम है निर्जला, यहां लेके चलते हैं, ये आपका निर्जला है। उसके बाद है इनके दामाद जी जिनका नाम है राधे, तो ये लोग यहां पर आ गए राधे। लिव्स हर ओन फैमिली, एक सेकेंड, हाँ, पुजारिन द वाइफ ऑफ पुजारी जी, पुजारिन जो कि पुजारी जी की बीवी है, लिव्स हर ओन लाइफ बाय रिसीविंग द एल्म्स फ्रॉम द डिवोटीज एंड रिसीव्स 9.09% अर्निंग ऑफ हर हस्बैंड। मतलब ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, ये कुछ तो इनके पास जो रिसीविंग आती हैं वो एल्म से आती हैं, जो डिवोटीज वगैरह देके जाते हैं, इसके अलावा अपने पति की इनकम का 9.09% ये रिसीव करते हैं। अब मुझे पुजारी उनके पति हैं, मुझे उनकी इनकम नहीं पता, तो इनिशियल पॉइंट पे जो भी उनकी इनकम होगी उनका 9.09% ये अर्न करते हैं, ठीक है। हाँ, एंड डॉटर टुगेदर, दोनों का, सॉरी मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, दोनों का है, तो इसने क्या कहा, रिसीव्स 9.09% अर्निंग ऑफ हर हस्बैंड एंड द डॉटर टुगेदर। तो हस्बैंड पुजारी जी प्लस में डॉटर, दोनों की अर्निंग का 9.09% कौन लेती है, पुजारिन। डन। आगे बोला द अर्निंग ऑफ निर्जला इन ईच मंथ इज ₹8,000 लेस देन हर हस्बैंड राधे। अब जो निर्जला के जो हस्बैंड है राधे, उनसे 8,000 रुपीज कम इनकम है किनकी, निर्जला की, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन तो मैं यहां से बना सकता हूं कि जो निर्जला है इसकी इनकम जो है 8,000 रुपए कम है, किससे, राधे से। तो मैं क्या कह सकता हूं, निर्जला की इनकम राधे की इनकम से 8,000 कम है। निर्जला की इनकम राधे की इनकम से 8,000 कम है। राधे की जो भी इनकम है मुझे नहीं पता, उसमें से मैं 8,000 माइनस कर दूं तो किसकी आएगी, निर्जला की आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां तक। अच्छा आगे चलते हैं। द अर्निंग ऑफ निर्जला हो गया, द अर्निंग ऑफ पुजारी जी एंड राधे, मतलब जो पुजारी जी है और जो राधे हैं, इन दोनों की जो कंबाइंड इनकम है दैट इज 30,000 पर मंथ। इन दोनों की है आपके पास 30,000 पर मंथ। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, कुछ भी खास डिफिकल्टी है नहीं। आगे इसने बोला द अर्निंग ऑफ राधे एंड निर्जला टुगेदर, द अर्निंग ऑफ राधे एंड निर्जला टुगेदर। अगर मैं राधे और निर्जला की दोनों की इकट्ठी की बात कर दूं,
राधे प्लस निर्जला, दोनों की बात कर दूं, इट इज 133.3% ग्रेटर देन दैट ऑफ पुजारी जी। तो इन दोनों की जो इनकम है वो पुजारी जी की इनकम से 133.33% ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब एक बात का मुझे जवाब दो, अगर इस वाले पॉइंट को, जो r प्लस n वाला पॉइंट है, राधे प्लस निर्मला जी का जो पॉइंट है, अगर इसके बिहाफ पे जो वैल्यू गिवन है राधे निर्जला 133.33% किससे ज्यादा है? पुजारी से ज्यादा है। तो इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा मैं? ये पॉइंट निकाल दो, ये पॉइंट निकलते ही इक्वेशंस हो जाएंगे सॉल्व। अब इक्वेशन आप चाहे भले ही अपनी 10th क्लास वाले मेथड से निकाल दो, यू कैन गो विद सब्स्टिट्यूशन, यू कैन गो विद एलिमिनेशन, जो मेथड आपको लगाना वो लगा दो, जिससे आपके पास राधे की, निर्मला की और पुजारी की तीनों की इनकम आ जाएगी। तीनों को इनकम आते ही जो मर्जी सवाल पूछा वो आप निकाल देंगे आसानी से। ठीक है, कितना बोला इसने? दे आस्क्ड अबाउट 133.33%। तो कितनी वैल्यू आएगी सर परसेंट निकालने के लिए? ये वैल्यू आ गई आपकी लगभग 233.3 ऑफ पुजारी, ये वैल्यू आ गई। r प्लस n की वैल्यू 233.3 टाइम्स ऑफ पुजारी। हो गया आसान, कुछ नहीं निकाला मैंने, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। इसकी ये पॉइंट निकाल दिया मैंने कि टोटल वैल्यू के बिहाफ पे इतने परसेंट इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दिया। कितना आ गया? 233.3 परसेंटेज अभी पीछे भी निकाली थी ऐड करने के लिए। तो यहाँ भी वैल्यू, टोटल वैल्यू में 133.3% का इजाफा जो है इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट के बाद ये वैल्यू आ गई। सर यू कैन यूज एनी मेथड, तीनों मेथड्स में से कोई मेथड लगाओ। एन की वैल्यू चाहे सब्स्टिट्यूशन लग दो, यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो आर और पी के रिस्पेक्ट में वैल्यू आएगी, आर और पी के रिस्पेक्ट के बिहाफ पे पी प्लस आर वाली इक्वेशन को यूज कर लो। तो आपके पास जो तीनों वैल्यूज आ जाएंगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन की, आर की और पुजारी की, यहां पे पुट कर रहे हैं। ये आपके पास n की वैल्यू आएगी सर 10,000, r की वैल्यू आ गई आपके पास 18,000। इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, राइट। और p की आपके पास आ गई 12,000। गेटिंग इट? क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, परसेंटेज मेन समझने वाला पॉइंट था कि इसको मैं बनाऊंगा कैसे। यही एक पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3, ये बस 3 चीज थी, बाकी तो बेसिक ही है हमारा कि इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोगों ने। चलिए अब नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? देखिए जरा, द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच पुजारी जी, निर्जला एंड राधे इज। एवरेज पूछ ली। वैल्यूज क्या क्या आई थी हमारे पास? वैल्यूज थी राधेज इनकम वॉज 18,000, निर्मलाज वॉज 10,000 और जो पुजारी की थी वो कितनी थी आपके पास? 12,000। एवरेज निकालनी है सर। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? सीधा से 3 तो चले गए आपके पास, 18 10 28, 28 और 12 40, 40 बाय 3 कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? लगभग 1333.33 के आसपास आ जाएगी। डन? क्लियर है? आसान था। चलो, व्हाट इज द अर्निंग ऑफ पुजारी फ्रॉम द एल्म्स? ये क्वेश्चन बताना जरा। अपने पास जो ये पुराने वाला जो पॉइंट था प्लीज खोल के रखें, ये वाला, इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके साथ में अपना चेक करो लैपटॉप के अंदर, या फिर ये वाला पॉइंट आपको देखना है मेनली। यहां से देख के अब मुझे बताओ कि आपके पुजारिन की जो है वो एल्म्स से इनकम कितनी आ रही है। क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर मेंशन है क्या कि एल्म्स से इनकम कितनी आ रही है? ऑप्शन पे मैं बाद में जाऊंगा, पहले एक बार नॉर्मल चेक कर लूं। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पुजारिन द वाइफ ऑफ पुजारी जी लिव्स हर ओन लाइफ बाय रिसीविंग द एल्म्स फ्रॉम द डिवोटीज। कि जो भी दान या जो भी पैसा, जो भी अन्य कपड़ा सामान वगैरह है, जो भी डिवोटीज वगैरह देके जाते हैं, एक तो वो उनकी इनकम है। एंड रिसीव्स 9.09% अर्निंग ऑफ हर हस्बैंड कंबाइंड विद द डॉटर टुगेदर। उनको भी यूज करते हैं। इसको भी यूज किया है मैंने, ये मत परेशान होना कि इस वाले पॉइंट को कहाँ यूज किया है। इसको यूज करने के बाद ही तब मैंने एडिशन करने के बाद तब ये r+n वाला कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे पुजारी वाली कॉन्सेप्ट को यूज किया, तो मैंने सीधा परसेंटेज की कन्वर्ट करके वैल्यूज को फाइंड कर दिया। ठीक है, तो सर यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है ही नहीं कि एल्म से कितना आ रहा है। मेंशन है क्या? कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो नहीं दिया हुआ तो एल्म से हम लोग
जब तक दिया नहीं होगा तो वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट. सो यस, वी हैव ए ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हम इससे पता लगा ही नहीं सकते. अगर वो ये पूछते यहाँ पर इसकी वैल्यू का पता करते कि हस्बैंड और डॉटर से, तो हम निकाल देते. वो तो ईजी था. ईजी तो एल्म्स वाला भी है, बट नथिंग टू थिंक है, जैसा परेशान होने वाला है नहीं. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, द अर्निंग ऑफ राधे इज हाउ मच % ग्रेटर देन दैट ऑफ हिज वाइफ. अर्निंग ऑफ राधे इज हाउ मच % ग्रेटर देन दैट ऑफ हिज वाइफ. एक बार वैल्यूज लिख लेना यहाँ पे. RNP 18, 10, 12. RNP 18, 10, 12 किस किस का पूछा है सर? अर्निंग ऑफ राधे हाउ मच % दैट ऑफ वाइफ. राधे वाइफ कौन है? निर्जला. कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है. विद रिस्पेक्ट टू वाइफ, वाइफ की कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा सर? 80%. समझ गए? हर जगह वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी, आसान सवाल. आगे चलते हैं. एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं ऐसा ही. पढ़िएगा. इन द इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देयर आर टोटल 16,000 स्टूडेंट्स. टोटल 16,000 विद्यार्थी हैं. परस्यूइंग MBA which offers the specialization only in finance, HR and marketing. 3 हमारे पास वहां पे ब्रांचेस हैं, 3 फील्ड्स हैं. फाइनेंस का है, HR का है और आपका मार्केटिंग का है. 3 हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है. इसके अलावा इग्नू एक्सेप्ट्स ओनली साइंस, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर द 2 years कोर्स फॉर MBA. MBA के इस कोर्स के लिए वो सिर्फ 3 फील्ड से ही स्टूडेंट्स को ले रहे हैं. एक साइंस फील्ड के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले और इंजीनियरिंग वाले हैं. द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इज 166.66% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स. साइंस वाले कॉमर्स के कंपैरेटिवली कितना है? 166.66%. नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स टुगेदर. इंजीनियरिंग वाले कितने हैं? कॉमर्स और साइंस को मिला के जितने बच्चे हैं वो अकेले इंजीनियरिंग वाले के अंदर हैं. ठीक है. Each student can specialize only in one of the marketing, HR and finance. किसी एक में ही जा सकते हैं. Each student can specialize in only one of the marketing या HR या फिर finance. उसके बाद 20% of the science students opted the finance. साइंस के जो टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से 20% ने फाइनेंस को ऑप्ट किया, जो कि कितना है? 16.66% लेस देन द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो अगर मेरे पास कॉमर्स के स्टूडेंट्स का नंबर आ जाए, उस कॉमर्स के स्टूडेंट का मैं 16.66% निकाल के माइनस कर दूंगा तो किसकी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा? ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, साइंस की बात कर रहा है. दोबारा सुनो. 20% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स का 20% जब निकालेंगे, दे ऑप्टेड फाइनेंस. तो साइंस के 20% बच्चों ने फाइनेंस ऑप्ट किया. अब साइंस के बच्चे कितने हो, कहां से निकालोगे? ये रहा, विच इज ये जो वैल्यू है साइंस का 20% निकालने के बाद जो फाइनेंस की वैल्यू आएगी, वो निकालेंगे कहां से? वैल्यू मुझे दी ही नहीं हुई है, वो कहां से फाइंड आउट होगी? वो होगी स्टेटमेंट से, जो कि 16.66% है कम कॉमर्स स्टूडेंट से. तो कॉमर्स स्टूडेंट की वैल्यू अगर मैं पता लगा लूं या मैं लेट कर लूं, उसका 16.66% कम कर दूं, तो वो किसकी वैल्यू आएगी? फाइनेंस वाले की. और ये वैल्यू किसके इक्वल है? साइंस के टोटल स्टूडेंट्स का 20% है. गेटिंग इट? आगे चलते हैं. तो टोटल फाइनेंस स्टूडेंट इज इक्वल टू 18%. अब फाइनेंस वाले की बात आ गई. ये तो थी सिर्फ फाइनेंस वाले, वो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं. जिन साइंस के स्टूडेंट्स ने फाइनेंस ऑप्ट किया है क्योंकि MBA कर रहे हैं, आगे इन्होंने क्या बोल दिया? जो टोटल फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, टोटल कौन कौन से होंगे? टोटल जो इंजीनियरिंग से भी जाएंगे, साइंस से भी जाएंगे और कॉमर्स से भी जाएंगे, वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 18% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ MBA स्टूडेंट्स. टोटल कितने हैं? टोटल MBA स्टूडेंट्स है 16,000. एक पॉइंट तो निकल गया, पहले ही निकल गया कि टोटल जो 16,000 है, उस 16,000 का 18% जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितने होंगे? फाइनेंस के टोटल स्टूडेंट्स होंगे. गेटिंग इट? ठीक है सर. 32% ऑफ साइंस ऑप्टेड HR कॉमर्स स्टूडेंट्स. ऑप्टेड HR. अच्छा, ये तो खत्म हो गया सेंटेंस ये वाला. 32% जो है साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने HR ऑप्ट किया. तो साइंस का 32% कहां चले गए? HR के अंदर चले गए. कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड HR इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स
इक्वल टू 6.5% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द MBA स्टूडेंट्स ऑप्टेड HR। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इस क्वेश्चन का मीनिंग ही समझना वही बस इंपॉर्टेंट है, वही एक तरह का आपका निचोड़ है जो आपको समझना है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा किसके इक्वल है, कौन सा किसके 30% से ज्यादा है, कितना कम है, यही बस समझना है। क्लियर है? चलो अब एक काम करो, ये सारा का सारा टेबल एक बार बना लो अपने पास, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। आओ जी, सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट से 16,000 मैं यहां से देख देख के और यहां पे बनाता हूं। ओके, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है। और यहां पे कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल तो मुझे पता है, टोटल कितने दिए थे, दैट वाज 16,000। तो टोटल तो मुझे पता है, टोटल थे हमारे पास 16,000। ये लो सर, ये मुझे पहले से पता है। उसके बाद एक कहानी थी हमारे पास स्टार्टिंग में ही, कहां गया, ये रहा। द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, इट इज 166.6% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स। मुझे कॉमर्स की वैल्यू पता है क्या? मुझे कॉमर्स की वैल्यू नहीं पता। तो अगर मैं इक्वेशन बनाने के लिए या अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को x मान लूं, ये तो बना के दिखा ही रहा हूं मैं आपको, यहाँ रफ में कर रहा हूं मैं, ये साइंस हो गया, ये कॉमर्स हो गया, ये इंजीनियरिंग हो गया। मुझे कॉमर्स का नहीं पता, मुझे साइंस का रिलेशन दिया है कॉमर्स के बिहाफ पे। अगर मैं कॉमर्स को x लेट कर लूं तो उस x का कितना परसेंट बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं आपको, कहां गया भाई, 1 यहीं से देख लो, ये रहा 166.66%। निकाल दो x का 166.66% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.6666x। यस और नो? ठीक है। आगे इसने क्या बोला कि इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है वो है इंजीनियरिंग के इक्वल। ये देखो, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स टुगेदर। तो ठीक है, टुगेदर का निकाल दो। तो दिस प्लस दिस 1.6666 प्लस ये कितना है 1x, मतलब 1 वैल्यू यहां पे है, तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2.6666x। क्लियर है सर? आसान है, x ले लिया। 100 से भी कर सकते हो, एक 100 से कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो थोड़ा सा ये वाला भी समझ लो, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं, कुछ भी डिफिकल्टी है ही नहीं। चलो इन्हें कर दो प्लस 1 क्योंकि इन तीनों की जो कंबाइंड वैल्यू है, साइंस वाले स्टूडेंट्स प्लस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और प्लस आपके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, इन टोटल को मिला के टोटल तादाद कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज 16,000। तो से इनको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 1 3 1 4 6 6 12 12 1 13 13 3 2, ये आएगा आपके पास 5.3332x, दैट इज इक्वल टू 16,000। x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये आएगी लगभग 3,000.07 या 8 के आसपास ये वैल्यू आएगी, 7 या 8 के आसपास। मैं इसे राउंड ऑफ में कितना ले लेता हूं, 3,000 इसे लेके चलता हूं। यहां तक देखो, कुछ डाउट है तो फिर चलते हैं आगे। फटाफट बताओ देख के। एक्सक्यूज मी। चले सर, आसान था यहां तक। चलो अब एक काम करो, जब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x कितना आ गया, x आ गया सर 3,000। x क्या लेट किया था आपने, कॉमर्स लेट किया था। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए, 3,000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और इस वैल्यू को 3,000 वाली वैल्यू को इसको उठा के यहां पुट कर दो या फिर यहां पुट कर दो, एक ही बात है। तो जो आपका साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे 5,000 और ये आ जाएंगे, अब इन दोनों को मिला के ये बन रहा है। अब इसकी वैल्यू को पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं सीधे साइंस में पुट कर दूं तो आ गया कितना 5,000, और इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू कहां पर है, इंजीनियरिंग के अंदर, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये रहा।
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स टुगेदर। तो इन दोनों को ऐड कर दो, साइंस प्लस कॉमर्स 5 और 3 कितना हो गया सर? 8000 हो गया। दिस इज माई 8000। कोई परेशानी सर? कोई परेशानी नहीं है। अब आगे हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? ये है फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग। तो यहां पर लेके चलते हैं, इसको थोड़ा रब कर दो एक बार, इसकी जरूरत तो नहीं है ना, ये हटा दो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। चलो फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग। अब आ जाओ अपनी कहानी के पास, जो जो उन्होंने बोला है कहीं से भी उठा लो जहां से आपका मन करता है। यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसकी कहानी खत्म। अब उसके बाद आगे देखो, 20% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑप्टेड द फाइनेंस। 20% ने साइंस को ऑप्ट किया, 20% जो कि साइंस के हैं उन्होंने फाइनेंस को ऑप्ट किया। सर साइंस के बच्चे कितने हैं? साइंस के 5000 हैं। कितने साइंस के? 5000। तो 5000 का 20% जो है उन्होंने फाइनेंस लिया। 5000 का 20% कितना आ गया? 1000 आ गया। 1000 निकल गया सीधा सीधा यहां पर, हाँ या ना? अच्छा, एक यहां पर इन्होंने एक पॉइंट और भी दे दिया, जो कि 16.66% है, कॉमर्स स्टूडेंट्स से कम है। सर ये क्या मतलब हुआ? जो कॉमर्स के बच्चों ने, जिन कॉमर्स के बच्चों ने फाइनेंस लिया था, अभी फाइनेंस की बात किसकी चल रही है? साइंस वाले बच्चों की, जिन्होंने 20% ने लिया था, जो कि 1000 हमारे पास आ गया है। अगले कॉन्सेप्ट में क्या बात हुई? अगले में बात हुई ये जो नंबर है विच इज 16.66% लेस, दिस इज 16.66% लेस टू whom, किसके कंपैरेटिवली? सर ये रहा, इसकी बात चल रही है उन बच्चों के जिन कॉमर्स के बच्चों ने फाइनेंस लिया है। जिन कॉमर्स के बच्चों ने फाइनेंस लिया है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा लगभग 1200 के आसपास। परसेंटेज निकालते चले जाएंगे हम लोग। इसी तरीके से अगला रिलेशन क्या है? टोटल फाइनेंस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18%। टोटल जो बच्चे हैं फाइनेंस के, वो 18% है टोटल स्टूडेंट्स का। ये रहा, टोटल फाइनेंस स्टूडेंट इज इक्वल टू 18% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए स्टूडेंट्स। तो सर एमबीए टोटल कितने हैं? 16000। तो 16000 का कितना कर देंगे आप? 18%। तो 16000 का 18% आपके पास आ जाएगा लगभग 2880 के आसपास। 2880 के 1880, तो 2880 के आसपास। अब आपके पास 1000 ही आ चुका है, 1200 ही आ गया। 1200, 1000, 2200 और 600, 2800, तो 680 आपके पास आ गए इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स। बताओ कोई परेशानी? यहां तक जितना पढ़ा उतना ही हम लोगों ने अभी किया है, इससे आगे पढ़ेंगे तो ये बाकी वैल्यूज भी निकल जाएंगी। अब चलिए इससे आगे, अब इससे आगे वाले कहानी में क्या बोल रहे हैं? अब एचआर वाला बचा और बचा मार्केटिंग वाला। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 18%। 32% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑप्टेड एचआर। 32% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। साइंस कितने हैं हमारे पास? साइंस स्टूडेंट्स है 1000, नहीं 5000। तो 5000 का जो 32% है, जो हो जाएगा लगभग 1600 के आसपास, वो उन्होंने किया एचआर में। कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एचआर। अब कॉमर्स वाले जो आपके गए हैं एचआर के अंदर, वो कितना है? 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस। फाइनेंस के 25% निकाल दो, वो कहां पे चले गए हैं? कहां है फाइनेंस? पहले देख लो फाइनेंस कहां है। ये रहा, ये टोटल वैल्यू मेरे पास फाइनेंस के 2880। इसका कितना बोल रहे हैं वो? 25% बोल रहे हैं। इसके 25% कहां चले गए हैं सर? एक्सक्यूज मी, कॉमर्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले जिन्होंने एचआर लिया है, तो कॉमर्स वाले जिन्होंने एचआर लिया है, इस वाली वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बोल रहे हैं? 25% बोल रहे हैं ना। हाँ, तो 25% निकाल दो। 2800 का 1/4, 25, 1, 4, 4, 0, 1440, 720 आ गया। राइट सर। और जो टोटल वैल्यू थी किसके लिए? टोटल एचआर का बताना जरा। टोटल एचआर कितना हो जाएगा? 22, 23, 3360। तो 3360 आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अगर 3360 ये है, इसमें 1600 ये है, 720 है, तो ये निकल जाएगा 16 7 23, 2320। और वो कितना है? 3360। तो 0, 6 में से 2 गए 4,
तो 0 1 1040 आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है ही नहीं। स्टार्टिंग बस डिफिकल्टी थी, स्टार्टिंग में जहां से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं सर, सब कुछ आसानी से निकलता जा रहा है। ऐसे आपका थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा। चलो तो उसके बाद मार्केटिंग वाला, कहाँ है, एक सेकेंड हाँ जी। तो टोटल आपके पास साइंस वाले जो हैं वो 5000 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं पीछे ढूंढने जाऊं तो यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स लिखे ही नहीं हुए। गेटिंग इट? इन्होंने बस ये बोला हुआ है ईच स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज ओनली वन ऑफ द मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस। अब अगर मैं यहां पे ढूंढता रहूं तो मेरे पास क्या मार्केटिंग की वैल्यू मिल रही है मुझे, लेकिन ये जो सेंटेंस है यहां पर ये वाला ईच स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज ओनली वन ऑफ द मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस, इस लाइन के बिहाफ पे मुझे पता लगे कि सर टोटल थे 5000 में से 1000 गए फाइनेंस में, HR में चले गए 1600, जो बच गया वो चला गया मार्केटिंग के अंदर। गेटिंग इट? जो टोटल थे 3000 जिसमें से 1200 चले गए आपके फाइनेंस के अंदर, 720 चले गए, मतलब 1920 चले गए टोटल आपके पास फाइनेंस और HR के अंदर, जो बचे वो कहाँ रह गए सर आपके मार्केटिंग में। ऐसे 8000 में से 680 चले गए फाइनेंस में, 1040 चले गए आपके HR के अंदर, और जो बचे आपके पास वो कहाँ बच गए इंजीनियरिंग के अंदर। बताओ सर क्लियर है? ठीक, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 2400 ये वैल्यू आ गई, 12700, 1200, 1900, 1920, ये कितना आ गया 1080, और इसी तरीके से ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6280। कुछ नहीं किया, प्लस करके टोटल में से माइनस कर दिया। अच्छा, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6 7 8 9 9 94 96 96 80 97 60, ये हमारे पास टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए ये वाले। प्लस करके देख भी लो, टोटल स्टूडेंट्स आपके 16000 बनने चाहिए। या तो इनको प्लस करके वहां ले जाओ, या एक ही बात है अगर इनको प्लस करके इसमें से माइनस करूं तो भी कितना आएगा? 9760 आएगा। बोलो सर क्लियर है? इससे आगे कुछ नहीं है, यही था मैंने समझाने वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो क्वेश्चन 5 है, जो बाकी आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके इजी हैं, बस ये समझाना था मेन। तो क्या है पहला सवाल, क्या बोल रही है? द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मार्केटिंग, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मार्केटिंग 6280। ऑप्शन में ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो मतलब नन ऑफ दिस, बट एग्जैक्टली आंसर कितना आना चाहिए? 6280, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े जरा एक बार, बताएं मुझे कितना है। द परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड HR ओवर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ MBA, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 16000। परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड HR, तो हु ऑप्टेड HR ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट कितना बोल रहे हैं? 720। कितना बोल रहे हैं? 720। तो सर आपका 720 के बिहाफ पे और विद रिस्पेक्ट टू 16000 निकाल दो परसेंटेज, बताना जरा कितनी आ रही है? 4 के आसपास आ रही है कि 6 के आसपास आ रही है? 720 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 और 1 3, 2 1 3 चला गया, 16 चौक 64, 4.5% के आसपास आएगी, राइट सर। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स अमंग द MBA स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा है जिसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है? तो किसका होगा? ये रहा मार्केटिंग वाला। तो सर मार्केटिंग वाले हैं, ये इसका आंसर है। जब ये कहानी बन जाती है ना, ये वाली कहानी, इस कहानी के बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। तो ये एक तरह का मिडिल सा ही लेवल था, डिफिकल्ट लेवल नहीं था। थर्ड सेशन के अंदर, थर्ड लेवल के अंदर आएंगे टॉप क्लास क्वेश्चंस, ठीक है, जो डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट तो खैर कुछ होता ही नहीं है, बट कंपैरेटिव टू इनके कंपैरिजन में जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, क्वेश्चंस मैंने कम ही रखे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका मेन मेरा मुद्दा था ये समझाने का कि किस तरह से कैसे जो क्वेश्चंस आपके क्लैट के एग्जाम में आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। पहले लेक्चर 1 के अंदर बिल्कुल बेसिक समझाया गया था कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। आज पहला जो क्वेश्चन था वो ठीक था, ये वाला
जिसमें पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, उसके बाद इस क्वेश्चन से ये भी पैराग्राफ वाला लिया, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ने लिया पैराग्राफ वाला, ये पुजारी जी वाला था। उसके बाद हम लोगों ने लिया ये वाला आपका MBA वाला ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हम लोग और लेवल जो और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है सर, फिलहाल तो इतना ही है। जो भी इसमें से कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन ना आया हो समझ में, तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करेंगे। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।